हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट, जो एलिप्स का स्लोप फॉर्म में जो टेंजेंट होगा उसको आज हम लोग देखेंगे कि कैसे स्लोप फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन आता है, कैसे जो है स्लोप का वैल्यू निकलता है, कैसे सब कुछ होता है। इसमें हम स्लोप फॉर्म को पूरा डिटेल डिस्कशन आज करेंगे। इससे पहले पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म हम एलिप्स का पढ़ा दिए हुए हैं, तो अगर आप नहीं देखे तो उसको देख लें, उसके बाद इसको देखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। और स्लोप फॉर्म का जहाँ तक बात रहा, इससे पहले हम एक चैप्टर और पढ़ा है पैराबोला, जिसमें भी हम स्लोप फॉर्म टेंजेंट डिस्कस किए हुए हैं, तो उसको भी अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें, क्योंकि उससे मिलता जुलता इसमें भी रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि स्लोप फॉर्म में टेंजेंट किस तरह से आता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एलिप्स में टेंजेंट के बारे में आपको तो सारा जानकारी हम इससे पहले क्लास में दे चुके, जब पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म आपको बताए थे, तो टेंजेंट आपको ढंग से बता ही दिए हैं क्या होता है। और पैराबोला जब पढ़ा रहे थे उसमें भी आपको हम बता चुके हैं कि टेंजेंट क्या होता है, कैसे होता है, तो उस पर हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, सीधे स्लोप फॉर्म में आते हैं। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट होता क्या है। स्लोप के बारे में आपको तो बेहतर जानकारी होगा, स्लोप क्या होता है। स्लोप क्या होता है, अगर ये स्लोप ही नहीं मालूम कि आगे स्लोप क्या होता है, तो उसके लिए मेरा एक लेक्चर है स्ट्रेट लाइन करके, उसमें फर्स्ट लेक्चर स्लोप का ही है। तो स्ट्रेट लाइन वाला प्लेलिस्ट में भी आप जाके देख सकते हैं कि स्लोप जो है होता क्या है। ठीक है, तो स्लोप के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो, और चलिए खैर हम उम्मीद करते हैं कि आप तो अभी तक में स्लोप के बारे में जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं। ये आपका एक एलिप्स रहा, एलिप्स का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये स्टैंडर्ड एलिप्स है, और ये इसका मेजर एक्सिस है और ये इसका माइनर एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस भी हो जाएगा और ये वाई एक्सिस भी हो जाएगा। यही स्टैंडर्ड एलिप्स का फॉर्म होता है। ये इसका सेंटर है। ठीक है, तो अब किसी पॉइंट पे टेंजेंट होगा, उसका क्या कंडीशन होगा, चलिए देखते हैं। अब हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक पॉइंट यहाँ पर है x1, y1, x1, y1। इसी पॉइंट पे हम लोग का एक एलिप्स है। ठीक है, ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले ये आपका टेंजेंट हो गया ड्रॉ। ठीक है, तो यही टेंजेंट का इक्वेशन हम लोग को निकालना है। यही टेंजेंट का इक्वेशन को क्या करना है, निकालना। अब कैसे निकालेंगे समझते हैं। तो कोई भी टेंजेंट है तो टेंजेंट तो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लोग क्या लिखते हैं जनरल फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में आपको क्या क्या नहीं मालूम, एक m मालूम नहीं है, स्लोप मालूम नहीं है, और एक c का वैल्यू मालूम नहीं है। अगर ये दोनों वैल्यू इसमें मिल जाता तो ये इक्वेशन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ये सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन कौन सा स्ट्रेट लाइन होगा ये नहीं बता सकता। बता तभी पाएगा जैसे m का वैल्यू हमको मालूम रहेगा और c का वैल्यू हमको मालूम रहेगा। अगर दोनों मिल जाता है तो फिर हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फाइंड करेंगे कंडीशन कि कैसे कैसे जो है वो m और c का वैल्यू निकलेगा, और कंडीशन क्या होगा कि ये टेंजेंट होगा इस एलिप्स का। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे हो सकता है। अब देखिए एक फॉर्म आप और भी पढ़े हैं, उसको हम समझा देते हैं। जब पॉइंट फॉर्म पढ़ा रहे थे आपको पॉइंट फॉर्म, तो पॉइंट फॉर्म में आपको क्या बताए थे कि कोई भी टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए एलिप्स का इक्वेशन का एक x को डिस्टर्ब करते हैं x1 से और एक y को डिस्टर्ब करते हैं y1 से, उससे हम लोग को क्या आ जाता है, टेंजेंट का इक्वेशन आ जाता है। किस पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट से हम लोग डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, तो इसका इक्वेशन और भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन इस तरह से भी आ सकता है। इस एलिप्स के इक्वेशन को हम लोग क्या कर दिए, एक x को डिस्टर्ब कर दिए x1 से और एक y को डिस्टर्ब कर दिए y1 से, इस पॉइंट के थ्रू, क्योंकि इसी पॉइंट पे हम लोग को पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मतलब इस टेंजेंट का दो इक्वेशन आ गया। ठीक है, इसका आगे यूज होगा, अभी हम लोग समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग कंडीशन देखेंगे, क्या कंडीशन होगा तो टेंजेंट होगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझाते हैं। तो ये वाला पॉइंट x, y को भी सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये पॉइंट x1, y1 हम मान के चल रहे हैं, लेकिन पूरा इक्वेशन में x, y सेटिस्फाई करेगा क्योंकि एलिप्स के अनुसार। तो चलिए हम यहाँ पे रहने देते हैं x, और y के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, y के जगह लिख सकते हैं mx प्लस c लिख सकते हैं। तो यही mx प्लस c को हम लोग यहाँ y के जगह पुट कर देंगे, तो हम लोग कंडीशन धीरे 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 करके क्या आ जाएगा, निकल जाएगा। तो y के जगह हम लोग mx प्लस c का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसको धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से क्या निकल के आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा अभी, है ना। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस, अभी देखिए इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, तो एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx हो जाएगा। ठीक, और अपॉन बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1, और यहाँ से क्या आ जाएगा देखिए आप यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ कर लीजिए और एक्स वाला टर्म एक साथ कर लीजिए। वो करने से क्या फायदा होगा कि आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगा। ठीक है, तो एक साथ कर लीजिए आप इधर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब देखिए इसमें आपका क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बाकी जो टर्म है उसको एक बाकी जो x वाला टर्म है उसको एक साथ रहने दीजिए, और ये 1 है उसको इधर लेके आइएगा तो -1 हो जाएगा, तो इक्वल टू 0 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप ध्यान में रखेंगे। तो बाकी जो ये x वाला टर्म है उसको एक साथ रख लिया, 2mc x बाई बी स्क्वायर हो जाएगा एक टर्म, 2mc बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स, ये आपका एक टर्म हो गया। और आगे का टर्म को जैसे हम देखेंगे और आगे क्या क्या टर्म आ जाता है उसके बाद देखिए 2mc x बाई बी स्क्वायर प्लस, अब जैसे देखिए अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म की बारी आ गई, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, एक्स वाला टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म क्या क्या आ जाता है। अब देखिए सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और -1, बस यही बचता है, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक, यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं, सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इक्वेशन आ गया। इसके बाद हम लोग जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए तो आपको क्या आ जाएगा, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, प्लस देखिए यहाँ पे क्या आ जाता है आपका 2mc बाई बी स्क्वायर इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे एक काम कीजिए, उसको उसी टाइप से रहने दीजिए जैसे ही पहले था, मतलब इसको आप उसी टाइप से रहने दीजिए, सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, और प्लस सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट का। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या सोल्यूशन आता है। आपको थोड़ा हम साइड में समझा देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या क्या सोल्यूशन आता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन कर्व बनता है वो पैराबोला बनता है। तो जैसे आप देखिएगा, ये मान लीजिए आपका y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो इस कर्व का जो अगर देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, तो एक्स एक्सिस को अगर 2 पॉइंट पे काटता है तो इसका डी पॉजिटिव होता है, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होता है, ये आपको पता ही होगा। अगर ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच करेगा, बस एक ही सॉल्यूशन आएगा। इधर 2 सॉल्यूशन के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आता है, अगर एक ही पॉइंट होता है तो डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, इधर पॉजिटिव आएगा और इधर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें 0 आएगा। और अगर छुए ही नहीं तो मतलब सॉल्यूशन आता ही नहीं, तो फिर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे, ये बेसिक जानकारी था, इसको हम आपको बता दिए। फिर इसका थोड़ा सा यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं कि अब देखिए हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को सॉल्व कर रहे हैं, और y और इस पर एलिप्स को सॉल्व कर रहे हैं। दोनों एक इस टेंजेंट को और इस एलिप्स को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का क्या आ रहा है कि जब सॉल्व कर रहे हैं तो क्या आता है, हम लोग को कर्व का इंटरसेक्शन मिलता है। तो देख रहे हैं कि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट हो रहा है। सॉल्व करने से क्या हम लोग को पहले ही मालूम है कि टेंजेंट हो रहा है, और अगर टेंजेंट हो रहा है मतलब एक ही सॉल्यूशन देगा, और एक ही, क्योंकि टेंजेंट किसी एक लाइन का एक कर्व में एक ही पॉइंट पे होता है तो एक ही सॉल्यूशन देगा। इसका मतलब होता है कि डी हम लोग को क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और एक ही सॉल्यूशन कहाँ, डी इज इक्वल टू 0 पे देता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें भी हम लोग डी इज इक्वल टू 0 करेंगे। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको हम लोग क्या करेंगे, 0 करेंगे। हम लोग यहाँ पे क्या किए, इस लाइन को, इस स्ट्रेट लाइन को इस एलिप्स के साथ सॉल्व कर दिए, तभी ना y के वैल्यू हम एम एक्स बराबर सी एम एक्स प्लस सी पुट कर दिए। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट मिल रहा सॉरी एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो हम लोग को डी 0 करना पड़ेगा। तो हम लोग को यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक है यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी कितना है आप यहाँ पे देखिए, ये आपका बी रहा 2mc बाई बी स्क्वायर -4, ये 2 का है ना, -4ac। ए क्या है यहाँ पे देखिए, ये आएगा ए आपका 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, 4a, सी क्या है आपका यहाँ पे, ये देखिए सी आ गया सी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर
-1 और ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों 0 का आपको बता दें, क्यों 0 के बराबर होगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो आ जाएगा 4m² c² का पावर 4 b का पावर 4 माइनस। अब देखिए इसको धीरे धीरे सॉल्व कर दीजिएगा। यहाँ पे 4 1/a² प्लस m² b² c² -1 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, दोनों से ये वाला टर्म से और ये वाला टर्म से 4 अगर कॉमन लेके फिर उस साइड ले जाइएगा तो 0 से डिवाइड होकर वो 0 ही है बन जाएगा। तो 4 को कॉमन लेके अगर हम हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उधर 0 बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए और अब यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ मेरा बन जाएगा c² / a² और यहाँ पे फिर बन जाएगा आपका +1/a² और माइनस m² c² पावर 4 और यहाँ पे आपका बन जाएगा +m² b²। ठीक है, यहाँ पे यही आ जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए m² c² b पावर 4 और m² c² b पावर 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, है ना। आपका बन क्या जाएगा देखिए, आपको यहाँ पे रह जाएगा c² a² b² और ये आपका इस साइड चला आएगा तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/a² प्लस m² b² बराबर 0। यहाँ पे देखिए आपका यही बन जाएगा। इस वाला टर्म को उस साइड ले गए, पॉजिटिव हो गया और ये टर्म जैसे कि तैसे वैसे रहने दिए। ठीक, c² a² b²। ये सब जो डेरिवेशन है इसको एक बार आप घर में भी सॉल्व कीजिएगा अपने खुद से तो आपको और भी अच्छा से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, है ना, तो b² प्लस am² है ना, a² m² आ जाएगा आपका इज इक्वल। और 0 तो हो ही गया, 0 यहाँ पे आप कहाँ से आ गया, 0 तो हो ही गया। अब देखिए यहाँ से a² b² और a² b² खत्म तो c² आ गया आपका a² m² प्लस b²। ठीक है, तो यही हम लोग को कंडीशन है टेंजेंट का कि अगर अभी आगे और भी कंडीशन आएगा, है ना, c² का वैल्यू अगर a² m² प्लस b² हो गया, यही वाला c, यही वाला c, इसमें m स्लोप है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। m जो है स्लोप है किसका, तो इस लाइन का। ठीक, तो जिस लाइन का टेंजेंट हम लोग निकालते हैं उसका अगर कांस्टेंट टर्म का स्क्वायर c² बराबर a², a क्या है तो ये वाला a इसका सेमी मेजर और ये b² तो ये सेमी माइनर है ना, तो c² बराबर a² m² प्लस b²। ये अब पूछा हुआ भी है पिछला पेपर में, आप देखिएगा तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा हुआ भी है। जो इससे पहले टीजीटी का एग्जाम हुआ उसमें पूछ भी लिया था c² मतलब एलिप्स में c² का वैल्यू जो 4 ऑप्शन दे दिया क्या होगा, है ना। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, c² बराबर a² m² प्लस b² होता है। तो यहाँ से हम लोग कंडीशन आ गया तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या हो जाएगा अभी हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ से दो चीज़ और निकल के आता है। ये तो टेंजेंट है, ये तो टेंजेंट है। अगर यही टेंजेंट थोड़ा सा डेविएट होके ऐसे ऐसे जा रहा है ना, ये आपको हम समझा देते हैं यहाँ पे क्या हम कहना चाह रहे हैं कि यही टेंजेंट अगर थोड़ा सा डेविएट होकर नीचे से कट जाए, ठीक है, मतलब 2 पॉइंट पे अब कट करने लगेगा, 2 पॉइंट पे कट करने वाला। अब तो टेंजेंट नहीं रहा, अब सेकेंट बन गया। ठीक है, मतलब ये वाला क्या है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मतलब ये टेंजेंट का कंडीशन है। और अगर सेकेंड बन जाएगा, अगर सेकेंड बन जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए, c² लेस देन हो जाएगा a² m² प्लस b²। ये सेकेंड का कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, लेकिन ये तो पूछा हुआ पिछला सन आपका पिछला पेपर में, है ना। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब इसमें एक कंडीशन और हो सकता है कि टेंजेंट तो देख लिए, सेकेंड भी देख लिए, कटे मतलब 2 जगह काट सकता है या तो टेंजेंट में एक जगह टच कर सकता है। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि ना ही टेंजेंट ना ही सेकेंड ऊपर ऊपर पार हो जाए, ऊपर ऊपर पार हो जाए, मतलब टच ही ना करे। तो टच ही नहीं करे तो क्या कंडीशन हो सकता है, अगर c² ग्रेटर देन हो गया a² m² प्लस b² से, तो फिर नो कंडीशन ऑफ नॉट टचिंग द कर्व, नॉट टचिंग एट एनी पॉइंट ऑन द एलिप्स। ठीक है, तो ये सेकंड का कंडीशन, ये टेंजेंट का कंडीशन, और ये कंडीशन क्या रहा कि छुएगा ही नहीं, ऊपर ऊपर पार हो जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये तीनों कंडीशन।
प्राय जितना भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम होता है इंडिया में डायरेक्टली ये सब पूछ लिया जाता है, ठीक है। बहुत ही टफ चीज़ नहीं, आसान चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर का तो वैल्यू आ गया, तो सी का भी वैल्यू आएगा। तो सी का वैल्यू कैसे निकलेगा अभी आपको समझा देते हैं हम। यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन क्या है टेंजेंट का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब देखिएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। अब देखिए c का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए c का वैल्यू क्या आ जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं c। यहाँ थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, शायद ऊपर में जगह नहीं बन रहा है, यहीं पे मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो आया आपका सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेंजेंट का कंडीशन के लिए। तो सी क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये सी का वैल्यू हो गया, प्लस और माइनस दोनों आएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस, अब देखिए प्लस सी होता है, तो प्लस सी होता है, सी का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो यहाँ भी प्लस माइनस हो जाएगा, है ना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक क्या हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ी क्या लग रहा है आपको कि यहाँ पे तो दो टेंजेंट है। मतलब कैसे दो टेंजेंट है, एक आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक टेंजेंट आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट के अंदर है ना। तो दो टेंजेंट आ गया। तो दो टेंजेंट कैसे हुआ, तो दो टेंजेंट कैसे हुआ अभी आपको समझा देते हैं हम। तो एक बार आप इसको चाहे तो एक साइड नोट कर लें, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दो टेंजेंट कैसे आ रहा है। तो फिर से आप एलिप्स को ड्रॉ कीजिए, आपको समझ में आएगा दो टेंजेंट कैसे आ रहा है। यही वो एलिप्स है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, यही एलिप्स है। यहीं पे वो टेंजेंट था एक, इसी पॉइंट x1 कॉमा y1 पे, यही इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो एक इक्वेशन तो आ गया, c की जगह क्या आएगा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। लेकिन ये जो माइनस आ रहा है, ये जो यहाँ पे इस जगह पे माइनस आ रहा है, वो टेंजेंट कहाँ जाएगा, तो इसी का रिफ्लेक्शन लीजिएगा इस एक्सिस के अबाउट में। इस एक्सिस, ये जो मेजर एक्सिस है, इस मेजर एक्सिस का अबाउट में इसका रिफ्लेक्शन लीजिएगा, इस टेंजेंट का रिफ्लेक्शन लीजिएगा अबाउट द मेजर एक्सिस। तो आपको कहाँ आ जाएगा रिफ्लेक्शन, आपको समझा देती, इधर कहीं रिफ्लेक्शन आ जाएगा आपका, पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, पैरेलल मत समझ लीजिएगा। ये आपका इसका रिफ्लेक्शन आ गया किसी इस पॉइंट पर, है ना, कोई पॉइंट होगा x2 y2। तो यही इक्वेशन आपको दे देगा y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दो टेंजेंट कैसे आ रहा था आपको हम यहाँ पे समझा दिए कि एक टेंजेंट ये रहा जो आपका आ गया, और जो यहाँ प्लस माइनस में दो टेंजेंट आ रहा था, एक टेंजेंट उसका रिफ्लेक्शन होगा अबाउट द मेजर एक्सिस, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे देखिए जो रेड वाला लिखा हुआ जो सिकेंसी का कंडीशन, और टेंजेंसी फिर लिख दिया मिस्टेक से, सेकेंड का कंडीशन है ना, इसको आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे सेकेंड का कंडीशन है, सिकेंसी है ना, इसको आप देखेंगे। और यहाँ देखिए ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, सारा में टर्म सेम रहेगा, बस खाली यहाँ इक्वल टू, यहाँ लेस देन, यहाँ ग्रेटर देन, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये सेकेंडरी कंडीशन में मिस्टेक से हम दो बार टेंजेंट लिख दिए थे, है ना, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये आपका रह गया, यही इक्वेशन आ गया टेंजेंट का स्लोप फॉर्म में। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बन रहा है, मतलब x1 y1 बन रहा है, वो क्या आएगा। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा सा हम इरेज करते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो इस तरह अब हम लोग देखते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा टेंजेंट का उस एलिप्स के साथ। तो हम लोग सबसे पहले एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। ये आपका एलिप्स है, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसमें क्या आ जाता है, टेंजेंट आ जाता है। कहाँ पे टेंजेंट है, इसी पॉइंट x1 y1 पे टेंजेंट है। ये x1 y1 पॉइंट है, और यहाँ पे टेंजेंट है ये टेंजेंट थोड़ा सीधा होगा, है ना, देखिए इसको एक ही लाइन है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या आ गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए जो हम इसमें c ही रहने दे रहे हैं, क्योंकि c का वैल्यू हम वहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ही रहने दे रहे हैं, हमको पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालना है। अब देखिए इस टेंजेंट का इक्वेशन और एक आता है, एक्स एक्स1 बाई ए स्क्वायर
y/1/b² इज इक्वल टू 1। ये एक x को रिप्लेस करेंगे x1 से, एक y को रिप्लेस करेंगे y1 से, तो हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाता है। मतलब एक ही लाइन को, यही लाइन को, यही ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, दो इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और यही x1, y1 है। तो हम लोग पैराबोला में भी पढ़ चुके हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कैसे निकालते हैं, कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल करके हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो वो अगर आप वीडियो नहीं देखें पैराबोला तो देख लें, तो आपको फिर से वही चीज़ आपको वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ आपको समझ में आ जाएगा कि कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल कैसे करते हैं। यहाँ भी आपको हम बता देते हैं वो कैसे करते हैं। सारा एक्स वाई को आप एक साथ ले आइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो ये जो इक्वेशन दिया हुआ इसको एक साथ एक्स वाई और जो कॉन्स्टेंट टर्म है उसको एक साथ कर लीजिए। mx हो जाएगा इधर -y + c बराबर 0, और इसमें भी उस टाइप से कर लीजिएगा आपका। तो x(x1) a² y/1/b² -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गया, और दोनों सेम कर्व को, मतलब सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा तो कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल करके हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं। तो बाय कोएफिशिएंट प्रोपोर्शनलिटी वी हैव, क्या मिलता है हम लोग को, देखिए हम लोग को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट है m है, और यहाँ पे x कोफिशिएंट क्या है, ये x1/a²। तो पहले इसी को लिखते हैं, नीचे उसको लिखते हैं, है ना, x1/a², और बटे में क्या लिखेंगे, इसका कर्व वाला x का कोफिशिएंट इसमें m है, यहाँ पे m आ गया, ठीक, इज इक्वल टू। अब इसमें x y का कोफिशिएंट कितना है, तो y1/b²। ये कैसे होता है हम पैराबोला में भी आपको समझा चुके हैं, अब नहीं देखें तो देख ले जाके, ठीक। यही टेंजेंट वाला पार्ट में ही हम समझाए हुए हैं, y1/b², और इसमें देखिए कितना दिया हुआ -1, इसका y का कोफिशिएंट है, तो एक माइनस डाल देते हैं। और इसमें कांस्टेंट टर्म c है, तो इसमें देखिए इसमें कांस्टेंट, और इसमें पहले इसका वाला कांस्टेंट लिख रहे हैं ना, तो ऊपर में इसका वाला लिख रहे हैं, नीचे इसमें कांस्टेंट टर्म -1 है, तो -1 इसमें क्या है, c है, ठीक है। तो यही हो गया कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी। आप लोग x1 और y1 को निकालेंगे, एक बार इसको और इसको सॉल्व कर दीजिए तो x1 आ जाएगा, और एक बार इसको और इसको सॉल्व कर दीजिएगा तो y1 आ जाएगा। तो देखिए क्या आता है आपका, x1 और y1 क्या निकल के आ जाता है, अभी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो x1 के लिए क्या करेंगे, a² m को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, देखिए a² m और a² m/c है ना, और एक माइनस आ जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट हो गया a² m/c माइनस a² m/c, और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो b² हो जाएगा, है ना। तो b² हो गया। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और c क्या है भाई, तो c का वैल्यू आपको निकाल कर रख दिए हुए, ±√a² m² b²। यहाँ से ये c का वैल्यू है ना, c का वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या निकल के आ गया, ये वाला, तो ये वाला हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, -a² m/b² और c² है ना, सॉरी c है, नीचे c है, -a² m/c और b²/c। ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकल के आ गया। तो इस तरह आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालेंगे। तो ये स्लोप फॉर्म का जो भी टॉपिक था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, इसको हम अभी समझा दिए आपको। इसमें दो प्रॉपर्टी है इसका, तो दोनों प्रॉपर्टी को अभी हम लोग देखते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे कि दो प्रॉपर्टी है इसका, दोनों प्रॉपर्टी क्या कहता है। एलिप्स का टेंजेंट का जो स्लोप फॉर्म का टेंजेंट होता है उसका दो प्रॉपर्टी है, तो दोनों प्रॉपर्टी को भी हम फटाफट देख लेते हैं। दोनों प्रॉपर्टी क्या होता है। सबसे पहले प्रॉपर्टी है कि द लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स इज ऑक्सिलरी सर्किल। मतलब हम समझा देते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक एलिप्स है, इसका दो फोकस होता है, इसलिए फोकाई लिखे है ना। तो एक फोकस S' यहाँ पे और S यहाँ पे, और कोई टेंजेंट है किसी पॉइंट पे, कोई यहाँ पे टेंजेंट है, टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं हम, टेंजेंट को हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। तो जैसे आप टेंजेंट को ड्रॉ कीजिएगा, ये आपका टेंजेंट है, और यहाँ पे जैसे दोनों से फुट ऑफ परपेंडिकुलर लीजिएगा। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का मतलब क्या कि इस पॉइंट से इस लाइन में परपेंडिकुलर गिराइए, ये परपेंडिकुलर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए, है ना।
ये जरूरी नहीं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जाके टच करेगा। तो इसका जो लोकस होगा, ये जो पॉइंट घूमेगा, ये वाला और भी बहुत सारा टेंजेंट ड्रॉ होगा। देखिए और भी टेंजेंट ड्रॉ होगा, जैसे किसी इस पॉइंट पे ड्रॉ हुआ, ये वाला पॉइंट पे ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो दोनों से हम लोग क्या लेंगे, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेंगे। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेने के बाद क्या आता है, देखिए यहाँ से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप लीजिएगा, मान लीजिए इधर कहीं आया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इसका फुट इधर आ गया। तो इतना जहाँ जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जहाँ जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जहाँ जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपका आ रहा, और ये सारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आप जैसे ज्वाइन कीजिएगा ना, अभी जैसे जैसे ज्वाइन कीजिएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दैट इज वही लोकस हुआ कि इसका ट्रेजेक्ट्री होगा। तो जहाँ जितना भी आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है उसको ज्वाइन कीजिएगा, तो जो इक्वेशन निकल के आएगा, जो ट्रेजेक्ट्री निकल के आएगा, वो क्या आ जाएगा, एक्सिलरी सर्किल आ जाएगा। ये एक्सिलरी सर्किल के बारे में हम आपको बता चुके हैं पहले, इससे शायद इससे पिछले क्लास में बताए हम आपको, है ना, कि ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है। अभी क्या होता है आपको थोड़ा सा और समझा दें, मतलब फिर समझ लीजिए प्रॉपर्टी को, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द फोकाई, फोकाई मतलब दोनों फोकस से, है ना, अपॉन एनी टेंजेंट टू द एलिप्स इज ऑक्सिलरी सर्किल। तो यही ऑक्सिलरी सर्किल होगा, मतलब इन दोनों से जहाँ जहाँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर जाएगा सभी टेंजेंट्स पे, जहाँ कोई भी टेंजेंट ले लेंगे, तो वही जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कर्व बनेगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कर्व बनेगा, है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो कर्व बनेगा वो बनेगा ऑक्सिलरी सर्किल। हमको शॉर्टकट में आपको हम समझा देते हैं कि ऑक्सिलरी सर्किल क्या होता है। आपको मैं इससे पहले बता चुके हैं, लेकिन आपको बताते कि ये कोई एलिप्स है, इसका इक्वेशन x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, और इसका मेजर एक्सिस दोनों को टच करते हुए, मतलब इसका एलिप्स का सेंटर भी उस सर्किल का सेंटर होगा, मतलब इसका सेंटर 0,0 है तो उसका भी 0,0 होगा, और इसका दोनों मेजर एक्सिस का एंड को टच करके जो सर्किल बनेगा, और रेडियस क्या होगा, और यही इसका सेमी मेजर, यहाँ से यहाँ तक a है और यहाँ से यहाँ तक a है, और इधर भी इसका a डिस्टेंस और इधर भी a डिस्टेंस, मतलब ये जो सर्किल बनेगा आपका, ये इसका क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्किल होता है इस एलिप्स का। मतलब इसका मेजर एक्सिस को रेडियस मानते हुए, और इसी का सेंटर का, एलिप्स के ही सेंटर को सेंटर मानते हुए यदि अगर हम सर्किल ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक ऑक्सिलरी सर्किल हो जाएगा, वो ऑक्सिलरी सर्किल कहलाता है। ये दोनों को यहाँ टच काहे कर रहा है, एलिप्स को इधर टच कर रहा है, इधर काहे नहीं कर रहा, क्योंकि रेडियस को मेजर एक्सिस का सेमी मेजर एक्सिस को रेडियस मानेंगे, मतलब 2a मेजर होता है तो सेमी मेजर a हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक a है इसीलिए टच कर रहा है, ठीक है, तो रेडियस a हो जाएगा। तो इस तरह का सर्किल को हम लोग ऑक्सिलरी सर्किल बोलते हैं। और ये दोनों का जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जो लोकस आएगा वो ऑक्सिलरी सर्किल आएगा। यहाँ से एक प्रॉपर्टी आ गया। अब सेकंड प्रॉपर्टी आपको हम समझा देते हैं कि सेकंड प्रॉपर्टी क्या होता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपन एनी टेंजेंट टू एलिप्स इज b²। तो यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया एक चीज, जो आपका ऑक्सिलरी सर्किल आएगा, तो ऑक्सिलरी सर्किल आएगा उसका इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन आपको बता दें कि कोई भी मतलब सर्किल रहेगा, उसका सेंटर अगर 0,0 और रेडियस r है, तो इक्वेशन क्या होता है, x² प्लस y² बराबर r² होता है। ये तो पता ही है आपको, लेकिन हम लोग को यहाँ ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन क्या आ जाएगा, x² प्लस y² इसमें रेडियस कितना था, सेमी मेजर था, सेमी मेजर कितना था, a था, तो a² हो जाएगा। यही हो जाएगा ऑक्सिलरी सर्किल का इक्वेशन, यही आपका लोकस निकल के आ जाएगा। तो लोकस आपको डायरेक्टली अगर पूछ ले एग्जाम में लोकस क्या होगा, और नहीं लिखे कि ऑक्सिलरी सर्किल है या पूछे, और डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन लिखा मिल जाए, तो आप डायरेक्ट इस इक्वेशन को टिक करेंगे, ठीक है। या तो आपको डायरेक्ट ऑक्सिलरी सर्किल दे देगा या कुछ और सर्किल दे देगा, कुछ भी नाम लिख सकता है। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे ना, लोकस का ये वाला इक्वेशन हो गया, और या तो फिर आप डायरेक्टली ऑक्सिलरी सर्किल का नाम याद रखेंगे। आपको ना दोनों याद रखना है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई अपॉन एनी टेंजेंट टू एलिप्स इज b²। तो क्या कहना चाह रहा है आपको यहाँ समझा देते हैं कि एक कोई एलिप्स है, ये सब का जरूरत नहीं है, ये कोई एलिप्स है और इसका दो फोकस है S' और S, और दोनों फोकस से टेंजेंट में पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, जिस तरह यहाँ पे ड्रॉ कीजिए। तो यहाँ मान लीजिए टेंजेंट है, तो यहाँ अगर टेंजेंट है तो यहाँ पे हम टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ करते इस पॉइंट से मान लीजिए यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और इस पॉइंट से भी यहाँ पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए। तो दोनों परपेंडिकुलर, ये S' है और S है, ये S' है, मान लीजिए यहाँ पे M पॉइंट पे टच करेगा इस
टेंजेंट को, और यहाँ पे इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर एम डैश आ गया, ठीक है, और ये एम आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो जो एस एम है मतलब एस एम जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और एस डैश एम डैश है, दोनों को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, बी स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर बोले तो अगर ये एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो ये सेमी माइनर का स्क्वायर है ना, दैट इज बी स्क्वायर। यही आपको कोई भी टेंजेंट कहीं पर भी रहेगा, टेंजेंट इधर भी रह सकता है, इधर भी रह सकता है, कहीं भी, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे एस एम इंटू एस डैश एम डैश इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ये वाला आप ध्यान में रखेंगे। और इधर भी मान लीजिए कोई टेंजेंट है, यहाँ भी टेंजेंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट है, तो यहाँ से हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक ये रहा और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो दोनों मान लीजिए ये पी डैश है और ये पी है, तो फिर से वही एस पी, ये पी डैश नहीं पी है, तो एस पी इंटू एस डैश पी डैश बराबर बी स्क्वायर। तो सारा ही केस में बी स्क्वायर आएगा, तो दैट इज ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट हो गया, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लोकस हो गया, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टी इसमें, दोनों आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तीनों क्वेश्चन को धीरे धीरे करके देखेंगे, तीनों क्वेश्चन क्या है, तीनों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सबसे पहला है कि द लाइन y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 इज डैश टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ऑप्शन में टेंजेंट, सेकंड, नो इंटरसेक्शन या लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ कि ये लाइन जो है इस कर्व के साथ, इस एलिप्स के साथ क्या होगा, टेंजेंट होगा, सेकेंड होगा या इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। आपको तीनों कंडीशन बता ही दिए, या फिर लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 4 तरह का ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा। सबसे पहले तो हम टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, मतलब एलिप्स को ड्रॉ करते हैं। ये आपका एक्स स्क्वायर बाय 4, ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं है, हम बस ऐसे ही कर दे रहे आपको दिखाने के लिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, ड्रॉ का जरूरत नहीं है। और ये क्या लाइन है, तो y इज इक्वल टू 4x प्लस 5 है। तो टेंजेंट का क्या कंडीशन होता है, सबसे पहले आपको टेंजेंट का कंडीशन क्या बताएं कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। सेकेंड का क्या कंडीशन होता है, सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होना चाहिए। और नो इंटरसेक्शन का क्या कंडीशन होता है, सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो इन तीनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वही होगा, है ना। और चौथा जो है लाइन डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये ऐसा संभव है कि लाइन नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वैसा थोड़ी होता है। ये लाइन का स्लोप 4 है तो स्लोप 4 तो एग्जिस्ट करेगा ही, ठीक है। एक कोई भी ऐसा इक्वेशन दे देगा 1 डिग्री का, तो लाइन तो एग्जिस्ट करना ही है, जनरल सी बात है। तो ये ऑप्शन तो फालतू ऐसे ही जाएगा, है ना। तो बाकी 3 ऑप्शन पे जो खेल होगा वो लगा। तो सबसे पहले हम लोग एक तरफ सी स्क्वायर निकाल लेते हैं और एक तरफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल देते हैं, बराबर होगा। तो टेंजेंट होगा ये लाइन, लेस देन होगा सी स्क्वायर। तो जैसे जैसे कंडीशन है उसे हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो देखते हैं करके कंडीशन, पहले सी स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो सी क्या, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दिया है, तो सी आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये आपका सी स्क्वायर हो गया। एक चीज़ तो मेरा निकल के आ गया। अब हम लोग क्या निकलना, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है, ये 4 है, तो स्क्वायर 16 हो जाएगा आपका। एम स्क्वायर कितना, देखिए स्लोप इसका 4 दिया हुआ, तो स्लोप 4 दिया हुआ है, तो 4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, अब देखिए बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर है मतलब 9, तो ये 16 16 256 और 256 और 10 कितना होता है 266, मतलब 265 हो जाएगा, 265 हो जाएगा। मतलब देखिए ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है बड़ा हो रहा है किससे, सी स्क्वायर से। मतलब क्या कंडीशन है, सेकेंड का कंडीशन है, मतलब काटेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो कि बड़ा हो रहा है, चाहे ऐसे डायरेक्टली हम लिखेंगे सी स्क्वायर छोटा हो रहा है, सी स्क्वायर इससे छोटा हो रहा है, तो सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देयरफॉर कौन सा कंडीशन होगा, सेकंड का कंडीशन होगा। तो सेकंड कहाँ पर है, सेकंड मतलब काटेगा। जैसे इस लाइन, ये लाइन क्या करेगा, ये लाइन इस तरह काटेगा, ये लाइन इस तरह काटेगा, है ना, 2 पॉइंट पर, ठीक, इस तरह काटेगा। तो आप देख लेंगे, तो टेंजेंट होता तो क्या होता, किसी एक पॉइंट को टच करके निकल जाता, लेकिन वैसा तो हो नहीं रहा है ना। तो सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंडीशन फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू के एक्स प्लस 2h इज अ टेंजेंट टू द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 1। मतलब पूरा कंडीशन निकालिए कि ये वाला जो लाइन है ये इसका टेंजेंट होगा। तो कंडीशन निकालते हैं अभी हम लोग।
कंडीशन निकालते हैं। कंडीशन क्या है देखते हैं धीरे धीरे। पहले तो एलिप्स हम ड्रॉ कर लेते हैं। खैर इसमें एलिप्स ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखते हैं। कंडीशन क्या, पहले लाइन लिख देते हैं। y इज इक्वल टू दिया हुआ है kx प्लस 2h, और एलिप्स क्या दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर, 3 है तो √3 का स्क्वायर लिखेंगे, और वाई स्क्वायर है, और 2 है तो √2 का स्क्वायर लिखेंगे, इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो एलिप्स का टेंजेंट का कंडीशन क्या होता है, टेंजेंट का होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें सी क्या हुआ है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी आपका 2h दिया तो 4h स्क्वायर हो जाएगा, 2h का स्क्वायर 4h स्क्वायर, और ए स्क्वायर, ए कितना है √3, और √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, और एम स्क्वायर, इसमें एम कितना दिया हुआ देखो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम की जगह के है तो के स्क्वायर हो जाएगा आप इसका। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, √2 दिया हुआ बी का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो देखिए ये कंडीशन है आपका टेंजेंट होने का, तो टेंजेंट तो कौन सा ऑप्शन आपका मैच करो, देखिए 3h स्क्वायर या 3 स्क्वायर कैंसिल, ये 4h स्क्वायर इज इक्वल टू 3k स्क्वायर प्लस 2, सेकंड वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप छोटा छोटा क्वेश्चन है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई ऑप्शन हम नहीं दिए हुए, क्यों नहीं दिए आपको समझा देते हैं अभी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, दो टेंजेंट निकालना, टेंजेंट्स लिखा क्योंकि दो टेंजेंट निकलेगा टू दिस एलिप्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 5,2, तो पॉइंट 5,2, एक पॉइंट से दो टेंजेंट हमेशा निकल के जाएगा। देखिए आपको कैसे दो टेंजेंट हो सकता है, सो इसलिए टेंजेंट्स लिखा हुआ है। ये आपका एक एलिप्स है, इसका इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही इक्वेशन दिया हुआ। और कोई 5,2 कोई पॉइंट है, तो यहाँ कहीं मान के चलिए 5,2 है, तो इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा, किसी भी पॉइंट बाहर का कोई भी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ होगा इसमें, एक यहाँ हो जाएगा इसका और एक यहाँ हो जाएगा। तो इन दोनों पॉइंट का ये दोनों टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हम लोग को। ठीक है, कैसे निकालेंगे धीरे धीरे देखते हैं। निकालने का फॉर्मेट क्या होता है, आप एक स्ट्रेट लाइन में आप एक फॉर्म पढ़े होंगे, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म से अगर हम लोग को क्या है कि किसी कोई एक पॉइंट हम लोग को मालूम है और उसका स्लोप मालूम है, तो हम उस लाइन का स्लोप मालूम है तो उस लाइन का इक्वेशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये वाला लाइन, ऊपर वाला लाइन जैसे आप देखिएगा तो ऊपर वाला लाइन इस पॉइंट 5,2 से पार हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, तो मतलब इसका पॉइंट तो मालूम है लेकिन इसका स्लोप नहीं मालूम है। सेम वही कंडीशन नीचे वाला लाइन के है, तो इसी पॉइंट से पार हो रहा है, इसी पॉइंट से पार हो रहा है और इसका स्लोप नहीं मालूम है। तो पॉइंट तो मालूम है, स्लोप नहीं मालूम, तो अगर दोनों का स्लोप हम लोग स्लोप मालूम चल जाए तो हम लोग ये दोनों का इक्वेशन आ जाएगा। तो हम लोग को दोनों का काम क्या है, स्लोप निकालना। तो मान लीजिए इसका m1 स्लोप है और इसका m2 स्लोप है। तो सबसे पहले तो पहला ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1, तो पहला इक्वेशन लिखते हैं ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। ये सब क्वेश्चन आपका नोट्स में भी दिया हुआ है, तो जो बच्चे नोट्स परचेज किए हैं वो भी वहाँ से देख सकते हैं। नोट्स में खैर बहुत सारा क्वेश्चन है, सबको तो हम नहीं करा पाएंगे यहाँ पे यूट्यूब में, है ना। तो जो बच्चे लिए हुए वो देख सकते हैं, ये सब क्वेश्चन आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपका क्या यहाँ आपका आ जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ठीक है, ये आपका एक पहला ऊपर वाला का टेंजेंट होगा, नीचे वाला टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m2 x माइनस x। ठीक है, तो ये दोनों आ गया पॉइंट स्लोप फॉर्म से, दोनों इसका इक्वेशन आ गया दोनों टेंजेंट का। लेकिन यहाँ पे m1 और m2 मालूम नहीं, तो हम लोग को m1 m2 निकालने का जरूरत पड़ेगा। तो m1 m2 कैसे निकालेंगे, देखिए m1 m2 फटाक से हम लोग निकालते हैं। तो अभी हम लोग को क्या मालूम है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इक्वेशन यहाँ से हम लिख लेंगे y माइनस y1 आपका 2 है ना, और यहाँ पे y1 आपका 2 है और x1 5 है, सॉरी है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे आपको, यहाँ पे 5 आ जाएगा, x की जगह 5 है ना। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, हम इसे जनरल के लिए m लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म के लिए m लिख रहे हैं। ठीक है, तो m x माइनस 2, ठीक है, और फिर 2 लिख दिया, देखिए तो x माइनस 5 होगा, x के साथ x वाला कोऑर्डिनेट, y के साथ y वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ से आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या आ गया, इसका इक्वेशन आ गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो y माइनस 2 और mx माइनस 5m। तो इसको आप एक तरफ लाइएगा सारा तो आपका आ जाएगा, इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में लिखिए पहले। तो y इज इक्वल टू mx और प्लस 2 माइनस 5m, ये आ गया आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में। और टेंजेंट होने का क्या कंडीशन है, अब आपको धीरे धीरे समझा देते हैं कि टेंजेंट होने का क्या कंडीशन है सॉरी,
टेंजेंट होने का कंडीशन है सी स्क्वायर बराबर ए एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही टेंजेंट होने की कंडीशन है। देखिए यहाँ पे सी का क्या वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू यही है वाई इज इक्वल टू ये एम एक्स और ये सी, यही टेंजेंट का इक्वेशन। तो सी का वैल्यू है 2 - 5m, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर, तो ए आपका ए स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और एम तो निकालना हम लोग को, और बी स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा। ये आपका 4 आपका 20m हो जाएगा, यहाँ 16m स्क्वायर प्लस 9। अब आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। देखिए 25 और इधर 16 लाइएगा तो 9m स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 20m हो गया, और इधर 9 को लेके आइएगा तो -5 हो जाएगा। तो ये आपका एक देखिए यहाँ पे सारा आ गया, 25 16 आ गया, 20 आ गया, 9 आ गया और 4 आ गया। ठीक है, तो ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से कितना वैल्यू आता है एम का। यहाँ पे एम में क्वाड्रेटिक है 2 वैल्यू आएगा, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम तो 2 वैल्यू आ सकता है। तो सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि एम का क्या क्या वैल्यू आ जाता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा इरेज करते हैं पहले। ये सब क्वेश्चन हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, आसान आसान सा क्वेश्चन था। तो इसको सॉल्व कीजिएगा। अब 9m स्क्वायर प्लस 20m प्लस -5 को, तो क्या होता है -b प्लस -√d/2 है, तो -b कितना हो जाएगा सॉरी थोड़ा तबीयत मेरा खराब है इसलिए थोड़ा आवाज़ भारी भारी से आ रहा होगा। b स्क्वायर, तो b स्क्वायर आपका 400 हो जाएगा, -b प्लस -√b स्क्वायर -4ac/2 आप तो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने। b स्क्वायर -4, ये आपका 9 है, और c कितना -5 है, यही तो है, /2 है, 2 × 9। तो ये आपका m इज इक्वल टू आ जाएगा -20 प्लस माइनस, ये आप जैसे सॉल्व कीजिएगा आपको निकल के आ जाएगा 400, अदर 180 580, इधर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 580 है ना /18। ठीक है, तो m का 2 वैल्यू निकल के आया। तो क्या क्या निकल के आया यहाँ से देख लेते हैं। m का आ गया 20, एक प्लस √580 बटे 18, और एक आ गया 20 माइनस √580 बटे 18। ठीक है, तो m का 2 वैल्यू आ गया आपका निकल के। इस तरह का वैल्यू आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, आपको राउंड फिगर में दिया जाएगा, है ना। आपको डायरेक्ट ये वाला रूट सॉल्व हो जाएगा, इस तरह दिया जाएगा, इस तरह इरेशनल नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा चिंता ना करें, डेटा सही रहेगा। तो m का दोनों वैल्यू अगर आ गया तो ये आपका m1 आ जाएगा और ये आपका m2 आ जाएगा। तो m1 m2 अगर मिल गया तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका इक्वेशन आ जाएगा। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा इक्वेशन टेंजेंट्स। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ रहा है देखिए, y - 2 इज इक्वल टू m1, तो m1 क्या है पे, तो 20 प्लस √580 बटे 18 x - 5, और एक क्या आ जाएगा y - 2 20 माइनस √580 बटे 18 x - 5। तो ये आपका 2 इक्वेशन आ गया टेंजेंट को, वही निकालने बोला था। ऑप्शन नहीं देने का कारण ये है कि बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन था और 2 था, इसलिए ऑप्शन नहीं दिए। समझ में आ गया आपको। तो जो भी अभी तक आपको पढ़ाया इस तरह का टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे आप सॉल्व करेंगे वो आपको पता चला होगा, कैसे सॉल्व करेंगे। और जो कुछ भी समझ में नहीं आया आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।